नमस्ते। आज मैं आपको कुछ रिवीजन करने की बहुत अच्छी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप इजीली कोई भी पढ़ाई की चीजें या कोई भी चीजों को अच्छे से माइंड में रख सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए और आपको एग्जाम में ये बहुत काम आएंगे। जब आप ये टेक्निक्स को अपनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका जो स्कोर है वो बढ़ रहा है, आपका स्कोर बढ़ता जाएगा अगर आप ये टेक्निक्स को अपनाएंगे। तो आज मैं आपको 6 टेक्निक्स बताऊंगा रिवीजन करने की, और ये आप सिर्फ एक हफ्ते अपना के देखो या 10 दिन अपना के देखो और अपने आप में आप चेंज देखो कि आप कितना सारी चीजों को चेंज कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक टेक्निक्स जो साइकोलॉजिस्ट ने बताई है वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं रहेगी जो हम ऐसी हवा में बात करेंगे। ये सब चीजों पे रिसर्च हुआ है, टेस्ट किए गए हैं, उसके बाद ये जाना है साइकोलॉजिस्ट ने कि ये सब टेक्निक्स अगर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं अपने एजुकेशन में तो आप बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में रख सकते हैं और उसको आराम से एग्जाम के समय याद करके आप अच्छा पेपर भी लिख सकते हैं, अपना स्कोर बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। सो हाउ टू रिवाइज, ये आज हमारा सेशन है और हाउ टू रिवाइज में जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो लिखना है। ये जो सेशन रहेगा वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, जो स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करो, एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो, सीडीएस हो या फिर लॉ के रिलेटेड कुछ एग्जाम्स हो, जुडिशियरी हो, या फिर आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई करो, बस ये टेक्निक्स अपना के देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो जो टेक्निक्स है उसमें जैसे मैंने बताया कि आपको 6 टेक्निक्स में बताने वाला हूं। पहली जो टेक्निक है उसको कहा जाता है एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन। ये जो टेक्निक हमें बताई थी वो एक साइकोलॉजिस्ट, और ये साइकोलॉजिस्ट का नाम था हरमन एबिंगहॉस करके। हरमन एबिंगहॉस करके जो है, इन्होंने, ये एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये टेक्निक ढूंढ के निकाली। इनका कहना था कि बार बार चीजों को रिकॉल करना और रिपीटेशन करते रहना, उससे आप चीजों को याद रख सकते हो। अब बार बार रिकॉल करने की टेक्निक कैसे होती है ये भी बता दो। देखो, सबसे पहले क्या करना है, कोई चीज पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने के बाद एक्टिव रिकॉल कैसे किया जाता है उसको। जब भी आप कोई आपने फॉर एग्जांपल कोई तो भी टॉपिक पढ़ा, पढ़ने के बाद आपके माइंड कैसा काम करता है, आपका माइंड जितना पढ़ता है 100% वो रिकॉल 100% उसमें जाता नहीं, पहले ही बता दो। किसी में भी ये कैपेसिटी नहीं है कि जितना आपने पढ़ा हो पूरा का पूरा माइंड में स्टोर हो, ये नहीं होता है। ठीक है, अब मैं अगर किसी डिवाइस से मेरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि वो पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर होगा एंड आई कैन चेक दैट कि पूरा डेटा ट्रांसफर हो चुका है या नहीं। अगर मैं 100 फोटोग्राफ्स जो है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ मेरे मोबाइल से मेरे लैपटॉप में, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि 100 के 100 फोटोग्राफ्स कॉपी पेस्ट हो चुके हैं और वो फोटोग्राफ्स अब मेरे लैपटॉप में भी है। बट अपने माइंड को कैसे टेस्ट करें हम कि जितना मैंने पढ़ा पूरा माइंड में गया है कि नहीं। इसके लिए हरमन एबिंगहॉस ने बताया था कि आपको एक्टिव रिकॉल करना होता है। मैं ये कंसेप्ट के लिए मैं इनका रेफरेंस ले रहा हूँ, बट जो चीजें मैं बताऊंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, वो जो मैंने टेक्निक्स यूज की वो प्लस जो मैंने रिसर्च खुद भी की है उसके बेसिस पे रहेगा। इनका सिर्फ रेफरेंस ले रहा हूं मैं, इसमें काफी सारी चीजें एडिशनल रहेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जितनी चीजें मैं आज बोलने वाला हूँ पूरी इन्होंने ही बोली है। ठीक है, तो इस पे ये कोई आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आप जो बोल रहे हो इन्होंने तो बोला ही नहीं था, इसमें एडिशनल मेरी भी चीज है। आप जब भी पढ़ने बैठो, पढ़ते वक्त सबसे पहले किताब जब आप पढ़ते हो तो मैंने बताया आप अगर एक पेज पढ़ लिए और उस पेज में 10 लाइन्स लिखी है तो आपको 10 की 10 लाइन आपके माइंड में नहीं घुसती है। हो सकता है 10 में से 4 ही लाइन आपके माइंड में स्टोर हुई है, आपने पढ़ पूरी ली है, बस स्टोर सिर्फ 4 ही लाइन्स हुई। इसमें आपको एक्टिव रिकॉल में चेक करना होता है कि कितना स्टोर हुआ है। चेक कैसे करना, किताब पढ़ना, एक टॉपिक पढ़ना, किताब को बंद कर देना, बंद करके किताब को रख देना और बिना किताब में देखे रिकॉल करना। समझ रहे है ना, क्या करना, एक टॉपिक पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन, थिंकर हरमन एबिंगहॉस। मैंने ये लाइन पढ़ ली, अब मैंने किताब बंद कर ली, अब मैं वहां देखूंगा नहीं। अब मैंने आंख बंद कर ली और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अभी क्या पढ़ा था, एक्टिव रिकॉल एंड रिपीटेशन, कौन सा रिपीटेशन था, थिंकर का नाम याद नहीं आ रहा, मेरे माइंड में सिर्फ एक्टिव रिकॉल इतनी चीज गई है। अब मैं किताब खोलूंगा और आगे की चीज फिर से पढ़ूंगा। एक्टिव रिकॉल तो मेरे माइंड में चलेगा, ओके, स्पेस रिपीटेशन, थिंकर हरमन एबिंगहॉस। अब मैं फिर से किताब बंद कर दिया, अब मैं देख रहा हूँ कि मैं पूरा स्टोर कर लिया कि नहीं। अब मैं फिर से ये जो भी चीजें लिखी थी इसमें मैं गया, फिर मैंने देखा एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन, थिंकर हरमन, याद नहीं आ रहा, यानी मेरे माइंड ने अभी यहाँ तक रिकॉल कर लिया है, यानी मेरे माइंड में इतनी तक चीजें चली गई है। फिर से पढ़ूंगा, मैं क्या भूल गया हूँ, थिंकर का नाम। आई विल जस्ट फोकस ऑन दिस थिंकर्स नेम, हरमन एबिंगहॉस, हरमन एबिंगहॉस। ओके, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन, थिंकर हरमन एबिंगहॉस। दिस इज द टेक्निक। चेक करना, आपको माइंड को चेक करना होगा हर बार
किताब को 10 बार खोलना पड़ेगा, बट जब ये काम करोगे तो 100% आपके माइंड में सब चीजें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। मैंने बताया जब आप फोटोज कॉपी पेस्ट करते हो तो चेक करते हो ना पूरे फोटोज कॉपी पेस्ट हो गए कि नहीं, फिर माइंड में जब चीजें कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो माइंड को क्यों नहीं देख रहे हो कि कितनी वो चीजें वो स्टोर कर लिया है। तो ये पहली चीज है, क्या करो, हर बार रिकॉल, हर बार रिकॉल। अब आप बोले ठीक है मैंने रिकॉल कर लिया ये चीजें, हो गया आज याद, मुझे याद हो गया एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन, थिंकर हरमन एबिंगहॉस, हो गया एक्टिव रिकॉल टेक्निक से पूरा याद। अब सवाल ये है, हरमन एबिंगहॉस का कहना है जब हमारा माइंड ये सब चीजें स्टोर कर लेता है तो कुछ समय स्टोर रहने के बाद वो गायब हो जाती है, फॉर कुछ दिन, फॉर सम डेज इट विल बी देयर इन योर माइंड एंड आफ्टर सम डेज विल फॉरगेट। इसका क्या उपाय है, उसका उपाय है स्पेस रिपीटेशन। इसको आप कह सकते हो रिवाइज, रिवीजन करो, पीरियोडिक रिवीजन करो। पहली रिवीजन 3 दिन में, मुझे 3 दिन बाद फिर से ये खोल के देखना है, ये स्लाइड आप खुद देखना, आज ये जो आपने माइंड में रखा होगा आपको भी याद हो गया होगा, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन, थिंकर हरमन एबिंगहॉस, हो गया। 3 दिन बाद फिर से सोचना कि क्या देखा था मैंने उस दिन, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन, थिंकर का नाम फिर भूल गया, खोलो फिर से रिवाइज करो, 3 दिन बाद एक रिवीजन, फिर अगले 5 दिन बीतने दो, फिर से याद करो क्या पढ़ा था, नहीं याद आ रहा, जितना भूल गए उतना फिर पढ़ो, फिर से एक 7 दिन रुको, आपका माइंड कैपेसिटी बढ़ा रहा है, इससे आपके माइंड की स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ती है। ये वाली टेक्निक अपनाने से क्या करोगे, फिर 5 दिन बाद 7 दिन के गैप में फिर से रिवीजन करो, फिर 7 दिन चले गए, आपको लग रहा है कि आप बहुत फिक्स हो रहा है, माइंड में फिट हो रहा है, फिर बहुत जल्दी चेक मत करो खुद के माइंड को, फिर 10 दिन बाद चेक करो, और 10 दिन बाद भी अगर आपका याद रह रहा है तो समझ जाना अब 80 to 90% चांस है कि आपको ये लंबे समय तक याद रहने वाला है। फिर खुद को चेक करना है तो 15 दिन बाद, अगले 15 दिन बाद फिर से चेक करो खुद को। इसको बोलते हैं रिपीटेशन करना, स्पेस्ड। 3 दिन, 3 दिन के बाद स्पेस दी, 5 दिन की, 5 दिन बाद, 5 दिन के बाद स्पेस दी, 7 दिन की, 7 दिन के बाद स्पेस देना, 10 दिन की, 10 दिन के बाद स्पेस देना, 15 दिन की, 15 दिन के बाद 1 महीने की, 1 महीने के बाद 2 महीने की, 3 महीना, 4 महीना, स्पेस देते 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 पूरा साल बीत जाना चाहिए और पूरे साल भर रिवीजन चलनी चाहिए आपकी। कैसा याद नहीं रहता बताना मुझे, ये टेक्निक अपनाओ, एक एक वर्ड याद रहेगा आपको, बस एग्जाम में क्वेश्चन दिखने दो, जैसा दिखा तुरंत कनेक्ट हो जाओगे उस टॉपिक से, अरे भाई ये वाले टॉपिक की तो मैंने 10 बार रिवीजन कर ली। प्रॉब्लम्स आर्टिकल से याद नहीं रहते, सेक्शन से याद नहीं रहते, ईयर से याद नहीं रहते, क्यों नहीं रहते, रिपीटेशन। और दूसरा है रिकॉल, रिकॉल रिवाइज, रिकॉल रिवाइज। आपको अगर ये टेक्निक टेस्ट करना है ना, सिर्फ आज एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल निकालना, कोई भी आर्टिकल निकालना, उस आर्टिकल को पूरा पढ़ना, बड़ा वाला निकालना, उसको पूरा पढ़ना, याद रखने की कोशिश करना, पढ़ लेना, याद करने की कोशिश करना, किताब बंद करना, रिकॉल करना, नहीं याद आ रहा फिर से पढ़ना, क्या याद नहीं आ रहा बंद कर देना, फिर से नहीं आ रहा पूरा, फिर से पढ़ना, बंद कर देना, रिकॉल करने की बार बार कोशिश करना, फिर वो याद हो जाएगा, फिर 3 दिन बाद फिर से सोचना कि मैंने क्या पढ़ा था इस सेक्शन में, वैसे की वैसी आर्टिकल में, वैसे के वैसे पूरी लाइन याद आ रही थी, नहीं आ रही फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट टेक्निक जो थी वो हमको थिंकर हरमन एबिंगहॉस ने दी हुई है, उसमें मैंने काफी सारी चीजें एडिशनल भी बताई है, बट इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन। चलो सेकंड टेक्निक की ओर बढ़ते हैं, जो दूसरी टेक्निक है इसको कहते हैं इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। ये जो है, और आपको इसमें एक और चीज बता देता हूँ एक्टिव रिकॉल में, इसमें आपको एक चीज हेल्प कर सकती है आपको रिकॉल हो रही कि नहीं चीजें देखने के लिए, और वो आपको है जो आपको ये हेल्प कर सकता है, वो है क्विज। जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई क्विज या कोई एमसीक्यू, ये आपको हेल्प करते हैं। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो आपको पता चल जाता है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं भूल चुका हूँ, बट आपको ये भी पता है कि मैंने पढ़ा था, इसका मतलब आपको फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। सो दिस टाइप्स ऑफ क्विज, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब इट विल हेल्प यू, दिस थिंग्स विल हेल्प यू ये जानने में कि आप उसको आज भी रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, तो यूज दिस, है ना। इसलिए बोलते हैं ना बार बार एमसीक्यूज को सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करने से भी आपकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि एमसीक्यू आपको रिकॉल कराते हैं। हम ऐसे नॉर्मली बैठ के सोचते नहीं कोई टॉपिक, बट जब कोई एमसीक्यू आता है तो हम उस टॉपिक में जाके घुस के गहराई में सोचते हैं कि यार मैंने क्या पढ़ा था, सो इट विल हेल्प यू। उसके बाद दूसरी टेक्निक है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, और ये जो इंटरलीव्ड प्रैक्टिस है ये हमें जॉर्क जो है, रॉबर्ट जॉर्क, उन्होंने दी थी। इसको कहते हैं जॉर्क्स डिजायरेबल डिफिकल्टीज।
सो इंटरलीव्ड प्रैक्टिस जो है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मिक्स करना है, चीजों को मिक्स करना है। रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट वन टॉपिक और वन सब्जेक्ट, यू हैव टू मिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट टॉपिक्स फॉर रिवीजन बोल रहा, पढ़ाई के लिए। जैसे सिर्फ हिस्ट्री की रिवीजन करने से अच्छा मैं हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी की भी रिवीजन कर सकता हूं। ये आपके माइंड को एक अलग सी स्ट्रेंथ देता है ये प्रैक्टिस, जिससे आपका माइंड अलग अलग टॉपिक्स को भी स्टोर करके रख सकता है। अगर आप एक ही टॉपिक पे फोकस रखे सिर्फ उसी की रिवीजन कंटिन्यू करके फिर दूसरे टॉपिक की भी कंटिन्यू करेंगे, तो आपके माइंड को एक वक्त एक ही सब्जेक्ट पे फोकस रहने की आदत पड़ती है। और आप लोगों का ये प्रॉब्लम जाता है कि एग्जाम के पेपर में मिक्स पेपर होता है पूरा। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री का ही सिर्फ पेपर आ रहा है या ज्योग्राफी का ही आ रहा है या फिर जुडिशियरी वालों के लिए बीएनएसएस का या बीएनएस का ही आ रहा है, पूरे सब्जेक्ट मिक्स है। इसीलिए जो जॉर्क है उन्होंने क्या बोला था कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते वक्त मिक्स करना है। अब मिक्स कैसे करेंगे? जब भी आपने जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ के रखे हैं, फॉर एग्जांपल आपका हिस्ट्री पढ़ के हो चुका है अगर, ठीक है, और मैं दूसरा बताता हूं, आपका अगर ज्योग्राफी पढ़ के हो चुका है और अगर आप अभी जैसे आप सोचोगे तो पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी की आपकी पहली रीडिंग शुरू है, तो आपको पॉलिटी पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी रिवीजन करते रहना है और पॉलिटी की भी करते रहना है जो आप पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं इंटरलीव प्रैक्टिस। इससे माइंड को याद होती है कि मिक्स करके चीजों को याद कैसे रखना। सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे उसी की प्रैक्टिस नहीं करना है, उसी की रिवीजन नहीं करना है, ये याद रखो, ठीक है। सो ये रॉबर्ट जॉर्क ने, ये आप करके देखो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके साथ बाकी सब्जेक्ट की रिवीजन करते हो, मिक्स रिवीजन करो एंड यू विल फील द डिफरेंस। मुझे पक्का पता है आपको डिफरेंस फील होगा और आपको खुद में इंप्रूवमेंट भी दिखेगा। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की रिवीजन कर रहे हैं, ये दोनों को आप भूलते जाते हैं, इनसे दूर दूर चले जाते हैं। और जब इनको पकड़ने की आप कोशिश करते हो बाद में, तो ये बहुत दूर जा चुके होते हैं और इतने दूर गए होते हैं कि जब उसको रिवीजन करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सब्जेक्ट ही हमने पहली बार पढ़ रहा हूं, यहां तक दूर चले जाते हो। इसीलिए इनको छोड़ना नहीं है। बोलते ना, अगर आप किसी से कांटेक्ट कुछ दिन तोड़ोगे वो दूर हो जाएगा, और लंबे समय तक तोड़ोगे और दूर हो जाएगा। आपने उससे साल भर बात नहीं की तो वो आपसे और दूर हो जाएगा, और अगर आप उससे 10 साल बात नहीं करोगे तो शायद आप उसको और वो आपको भूल जाएगा। ये भी आपको भूल जाएंगे और आप भी इनको भूल जाओगे। इसलिए कांटेक्ट करो, पूछो हिस्ट्री को, तू कैसा है, हालचाल तो पूछ के आओ उनके। हालचाल इनको पूछना है तो कैसे पूछना पड़ेगा? अकबर कौन से साल में आया था, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी के कारण क्या थे, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। ऐसे हिस्ट्री को कांटेक्ट बनाओ, ज्योग्राफी के साथ कांटेक्ट बनाओ। अर्थक्वेक कैसा आता है, कौन से वेव्स होते हैं, सिस्मिक, प्राइमरी, क्या क्या है, पूरे सेकेंडरी वेव्स, सब फुल कांटेक्ट एस्टैब्लिश करो अपने और कंटिन्यू करो रिलेशनशिप को। अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको बात करना उस व्यक्ति के साथ, हालचाल पूछना एटलीस्ट इतना तो भी जरूरी है। अगर आप किसी से बिल्कुल बात करना बंद कर दोगे तो वो भी आप में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा और आप भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। तो यही इनके साथ है रिलेशनशिप्स, वैसे ही सब्जेक्ट्स के साथ के रिलेशनशिप, जैसे व्यक्ति के साथ के रिलेशनशिप। तीसरी फेनमैन टेक्निक है। फेनमैन जो है ये रिचर्ड फेनमैन ने दी हुई एक टेक्निक है, तो इसको फेनमैन टेक्निक कहते हैं। ये प्रिपरेशन के टाइम की मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक रही है, फेनमैन टेक्निक। और आपको बता दो बहुत ही अल्टीमेट टेक्निक है। आज ही जाके करके देखो घर पे, आपको आज से डिफरेंस दिखेगा खुद में, तुरंत दिखता है डिफरेंस, तुरंत। इसमें कुछ नहीं करना है। फेनमैन कहते थे जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसको किसी को तो भी पढ़ा दो, आपको याद हो जाता। किसको पढ़ाना? जिसको आता है उसको नहीं पढ़ाना जाता, वो आपको कंफ्यूज करेंगे, नहीं भाई तू गलत पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है, वैसा ऐसा। एक लेमैन को पकड़ना जिसको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। घर में एक आध बच्चा घूम रहा है, बेटा इधर आ, जीडीपी पता है क्या होता? बोले नहीं भैया, नहीं दीदी, नहीं पता, इधर बताता। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। ग्रॉस यानी टोटल, डोमेस्टिक जो हमारे देश में बन रहा है। वो बोलेगा भैया क्या बन रहा है? अरे बेटा गुड्स एंड सर्विसेज। आप कितने लेमैन को, कितने आपको नीचे के लेवल में जाके समझाना पड़ेगा, सोचो। और वैसा समझाने के बाद आपका कंसेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके सवाल ही ऐसे रहेंगे, नहीं भैया गुड्स एंड सर्विसेज क्या है मुझे नहीं पता, फिर आपको वो भी बताना पड़ेगा। भैया पर ग्रॉस यानी क्या होता? ग्रॉस यानी बेटा टोटल होता है। डोमेस्टिक वर्ड क्यों यूज? डोमेस्टिक इसलिए क्योंकि जो इंडिया की टेरिटरी होती है उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। ये इंडिया का मैप देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी, ऐसा समझाते समझाते आपको याद हो जाता है। ऐसा है, ये फेनमैन ने कहा है। बोलते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बांटो बढ़ते जाएगा, बांटो बढ़ते जाएगा। करके देखना इसकी टेक्निक फेनमैन की, बहुत बढ़िया, रिचर्ड फेनमैन। उसके बाद माइंड मैपिंग।
माइंड मैपिंग की टेक्निक हमें टोनी ब्यूजैन ने दी थी, टोमी ब्यूजैन करके। वो कहते थे, आपने दृश्यम मूवी देखी है? दृश्यम, दृश्यम मूवी का नाम ही दृश्यम इसीलिए है क्योंकि वो दृश्य से ही चीजों को याद करता है और दूसरों को भी दृश्य दिखा के ही याद कराता है। क्योंकि दृश्य जो होते हैं वो अगर आप देख के पढ़ रहे हो तो आपको सब याद हो जाता है ना। आपको पता है उस मूवी में वो व्यक्ति एक केबल ऑपरेटर दिखाया है, बट एक पढ़े लिखे आईपीएस लेवल के लोगों को वो पागल बनाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दृश्य देखता है बैठ के। वो क्या करता है, काम देखा आपने, अपने ऑफिस में बैठ के सिर्फ मूवीज देखते रहता है। वो दृश्य देख देख के उसका माइंड वैसा ही बन जाता है और मूवीज देख देख के उसको आइडियाज आने लगती है। फिर उस मूवी में ये दिखाया कि दृश्यम क्यों, क्योंकि वो देख देख के सीखा। वो पढ़ा लिखा नहीं रहता है कुछ भी, और पढ़े लिखे लोगों को पागल बना के दिखाता है कि मैं वहां गया ही नहीं था, मैं तो 2 तारीख को उधर था, है ना, पणजी में था। उस वक्त देखा आपने वो क्या करता है, दूसरों को भी बताते वक्त दृश्य का यूज करता है। 2 तारीख को 4 बजे ऐसा बताना पड़ता है लोगों को। लोगों को क्या बोला था याद नहीं रहेगा, उनके कानों से सुना हुआ, बट देखा हुआ दृश्य याद रहता है। रिकॉल करेंगे तो उनको देखेंगे, हाँ यार उसने 2 बजे 2 तारीख 4 बजे उसने बोला था, हाँ वो 2 तारीख को तो उधर था। 3 घंटे की मूवी देख के आते हो, पूरी की पूरी मूवी किसी को बता सकते हो एक बार देख के सिर्फ। खतरनाक लोग हैं, हमारी मेमोरी तो देखो। एक बार देखी हुई मूवी पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक्सप्लेन करते हैं अपन लोगों को 3 घंटे। क्यों पता है? क्योंकि सिर्फ देखा है आपने, है ना, दृश्य देखा। और पता है क्या हुआ, आजू बाजू अंधेरा था, अंधेरा, और सिर्फ आगे दिख रहा था स्क्रीन। इधर उधर ध्यान जाने के चांस ही नहीं थे। कंसंट्रेशन नहीं भी लग रहा होगा तो भी जबरदस्ती लगा के रखना पड़ा, क्योंकि बाजू वाले का चेहरा ही नहीं दिख रहा। बाजू लोग क्या देखूं, देखने के वाले वो एक ऑप्शन है वो। इसलिए ना कभी कभी टेबल लैंप्स यूज करना भी बहुत अच्छा ऑप्शन कहते हैं, क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा होता है और पूरा फोकस सिर्फ लाइट का आपके किताब पे होता है। तो आप आजू बाजू देखोगे तो वो अंधेरा दिखेगा, सिर्फ किताब में ही रोशनी दिखती है। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। आपको आदत खुद ही बननी चाहिए कि मैं किताब पढ़ रहा तो मेरा पूरा ध्यान किताब के अंदर ही है। ये खुद को बनाओ। तो उसके लिए माइंड मैपिंग कैसे करोगे? जो भी पढ़ा हाईलाइटर से हाईलाइट करना। हाईलाइट की हुई चीज अलग से माइंड उसको स्टोर करता है। हाईलाइट की हुई चीज आंख बंद करने पे भी आपको कभी कभी याद आ जाती है जल्दी, इसलिए हाईलाइटर्स का यूज करते हैं। दूसरा, माइंड मैपिंग्स करो। माइंड मैपिंग्स जरूरी है। माइंड मैपिंग करने के लिए एक टॉपिक का नाम लिखना, टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा वो सबको लिखना एक जगह पे। ये छोटे टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ा वो लिखना, और ये बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर माइंड में डालना। ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, ये एक दृश्य बनाते हो आप, और बनाया हुआ दृश्य हमेशा माइंड में स्टोर रहता है। देखो कर क्या, माइंड मैपिंग जरूरी। मैं इसलिए आपको हर बार बोलता हूँ कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसका फ्लो चार्ट बनाओ एंड में। इवन मैं आपको ये भी बताऊँ, टॉपिक की लिस्ट बनाओ। टॉपिक की लिस्ट कभी भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनानी चाहिए। मैंने कभी अगर आपको ऐसा बताया कि ये एक टाइप है और इसके 3 तरह के टाइप्स होते हैं, जब हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं तो देखो आपको याद हो जाता है। यूज माइंड मैप्स, हर बार माइंड मैप्स को यूज करो। डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, जो बना सकते सब बनाओ। 5th टेक्निक है चंकिंग इन्फॉर्मेशन। चंकिंग इन्फॉर्मेशन मिलर का लॉ है, और ये जो है इसको मिलर्स लॉ भी कहते हैं। ये जॉर्ज करके जो है साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने हमें दिया है चंकिंग इन्फॉर्मेशन। इन्होंने क्या बताया, जब जॉर्ज ने एक तरह से रिसर्च किए तो उनको ये पता चला कि हमारा माइंड ज्यादा चीजें स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, हमारा माइंड स्टोर कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, उन्होंने बताया 7 चीजें, प्लस या माइनस, प्लस माइनस 2, ये उन्होंने नंबर दिए थे। जब उन्होंने ये देखा कि हमारा माइंड सिर्फ 7 ही चीजें माइंड में स्टोर कर सकता है, तो अगर मेरे पास 14 चीजें हैं तो मैं 14 चीजों को माइंड में स्टोर कैसे करूं? या मेरे पास 21 चीजें हैं, आई हैव 21 थिंग्स दैट आई हैव टू स्टोर इन माई माइंड, और मुझे ये पता है कि मेरा माइंड 7 ही चीजों को स्टोर कर सकता है। तो इसमें आपको चंकिंग मेथड को यूज करना होता है। चंकिंग कैसे करना है? 21 चीजें है ना, और आपको पता है ना 7 ही चीजें आप याद रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप में अगर आप 3 चीजें ग्रुप में याद रख रहे हो तो ग्रुप से आपको एक ग्रुप में 3 चीजें, यानी ऐसे 7 चीजें आप में 7 ग्रुप्स में आप 21 चीजें याद रख सकते हो। कैसे, ये भी बताता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल चंकिंग मेथड, मुझे ये पता है कि मेरा माइंड 5 ही चीजें स्टोर कर सकता है। ऐसे वक्त मैं क्या करूंगा, अपने आप पे एनालिसिस करना जरूरी है। आपका माइंड कितना
चीजें को स्टोर कर सकता है। सबके माइंड अलग अलग है इसलिए क्योंकि आपने वैसे बनाया है। जो व्यक्ति ज्यादा चीजें स्टोर करने की प्रैक्टिस कर रहा है ना, उसका माइंड उस लेवल तक पहुंच गया कि वो ज्यादा चीजें स्टोर कर पाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, 5। अब मुझे पता है मेरा माइंड 5 ही चीजें स्टोर कर सकता है, और मुझे ये नंबर याद करना है। ये नंबर मेरा नंबर है, ठीक है, ये आपको याद करना है। कभी कोई डाउट आया तो आप पूछ सकते हैं मुझे। तो इसको याद करना है, बोले लिखना नहीं है, मेरे को पता है मेरा माइंड 5 ही चीजें याद कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे नंबर को 5 ग्रुप में बांटूंगा। 88, 57, 83, 56, 11। 5 चीजें सिर्फ दिमाग में रखी, पर एक्चुअली दिमाग को मैंने पागल बनाया। मैंने बोला भाई मैं 5 ही चीजें याद रख रहा, बट 5 में मैंने 10 डाल दी। दिस इज पॉसिबल। कैसे याद रखें, 88, 57, 83, 56, 11। इसको अगर आप इस फॉर्मेट में अगर 10 बार भी पढ़ोगे तो आपको ये याद हो सकता है। 88, 57, 83, 56, 11 ऐसा। अब आप बोले ये तो नंबर्स को याद रखना हो गया, टॉपिक्स का क्या? टॉपिक्स को भी चंकिंग मेथड लगा सकते हैं। ज्यादातर चंकिंग मेथड करंट अफेयर्स पे यूज होती है, या सेक्शंस आर्टिकल्स याद रखने में भी यूज हो सकती है। कैसे? ग्रुप बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर, आज जो करंट अफेयर पढ़े उसमें इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर का एक ग्रुप, पॉलिटी के करंट अफेयर्स का एक ग्रुप में उस करंट अफेयर को याद रखो। ऐसा नहीं कि मैंने आज 15 करंट अफेयर्स पढ़े, मेरे को 15 की 15 न्यूज याद हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं 15 की 15 न्यूज वो याद रख सके। तो 15 न्यूज को आपको 5 में कन्वर्ट करना है, 15 को 5 में कन्वर्ट करना है। तो एक न्यूज, एक ग्रुप में आपको 3 न्यूज डालनी पड़ेगी। कैसे डालोगे? जो मिलती जुलती न्यूज है एक ग्रुप, मिलती जुलती न्यूज दूसरी न्यूज, दूसरा ग्रुप। जैसे इकोनॉमिक्स की न्यूज रहेगी वो मिलती जुलती हो सकती है एक जैसी, उसको एक ग्रुप में रख के याद रखो। दूसरा ग्रुप उसको याद रखो, तीसरा ग्रुप याद रखो। तो एक एक याद रखने से अच्छा ग्रुप में बना लो, यानी उसको क्या कर दो आप, ऑर्गेनाइज कर दो। ये 3 इकोनॉमिक्स, ये 3 पॉलिटी के, ये 3 एनवायरमेंट के। अब ऐसे मैंने याद रखे तो पहले इकोनॉमिक्स के पढ़ को याद रखो, दूसरा ग्रुप पॉलिटी का, तीसरा ग्रुप एनवायरमेंट का। ये ग्रुप बना के याद रख के देखो आप करंट अफेयर्स 10 दिन करो और देखो कितने याद रहते हैं आपको। न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो ना तो मिक्स रहता है सब कुछ, उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद पढ़ना है। तो यू हैव टू डू दिस। इसको कहते हैं चंकिंग मेथड, यानी ग्रुप बना के याद रखना। उसके बाद जो अगली मेथड, इसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड मेटा कॉग्निशन, और ये मेथड हमें बताई थी जॉन फ्लैवेल ने। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी पहले खुद को जानो, पहले खुद को जानना होगा आपको। क्या जानो? आपको ये जानना होगा पढ़ने के बाद व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है। इसके लिए टेस्ट पेपर उठाओ। आपने टेस्ट दी, टेस्ट पेपर उठाओ। टेस्ट पेपर में जो जो ऑप्शन करेक्ट, आंसर आपके करेक्ट निकले हैं वो डाल दो व्हाट यू नो वाले लिस्ट में। एनालिसिस, लिस्ट बनाना, यहाँ पे डालना जो क्वेश्चन करेक्ट हुए उनके टॉपिक्स, और यहां डालना जो क्वेश्चन के आंसर इनकरेक्ट हुए हैं उनके टॉपिक्स। और अब फोकस करना व्हाट यू डोंट नो उस पे। दिमाग को तकलीफ कम, मेहनत कम, एक बार सिर्फ जानना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। टेस्ट आपका यूज, एनालिसिस, इस काम आपको टेस्ट आती है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, 5 में से पहला क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स पे आया था, फंडामेंटल राइट पे भी राइट टू एजुकेशन पे आया था, ऐसा समझ जाओ। दूसरा क्वेश्चन जो आया था मुझे वो ऐसा समझ जाओ कि डीपीएससी पे आया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 51 पे आया था, पीस वाला, इंटरनेशनल पीस वाले पे। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी आया था, ऐसा समझ जाओ मुझे यूपीएससी पे क्वेश्चन, यूपीएससी नाम के एक बॉडी पे क्वेश्चन। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड था, और ये ड्यूटी नंबर ई वाली ड्यूटी थी। उसके अलावा मैंने 5th क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, ये 5वां क्वेश्चन था एक नीति आयोग पे, नीति आयोग, और नीति आयोग जो है ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पे भी आया था। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से भी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से भी क्वेश्चन आए थे मुझे। मैंने क्या किया, ये टेस्ट सॉल्व की। जब मैंने ये टेस्ट सॉल्व की तो ये क्वेश्चन सही निकला, ये सही निकला, ये सही निकला, ये गलत निकला, ये गलत निकला। अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई नो,
फंडामेंटल राइट्स आई नो, बट आई हैव ओनली आइडिया अबाउट राइट टू एजुकेशन। पहला सवाल मुझे ये पूछना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन वाला क्वेश्चन आया कहां से था? फंडामेंटल राइट से। इसका मतलब क्या मुझे बाकी फंडामेंटल राइट्स याद है? ये पहला सवाल रहेगा। इफ यस तो आई नो। दूसरा 51 आर्टिकल 51 वाली डीपीएसपी, वो तो मुझे आ गया, सही आ गया मेरा आंसर, बट क्या मुझे बाकी डीपीएसपी भी याद है? इफ यस आई नो। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में यूपीएससी से क्वेश्चन आया था, बट क्या मुझे इलेक्शन कमीशन और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का भी नॉलेज है? आई नो या नहीं है तो यस। पांचवा तो गलत ही है, और फोर्थ भी गलत है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज पे मुझे काम करना पड़ेगा। आई डोंट नो, फंडामेंटल ड्यूटीज मुझे नहीं पता। और मुझे क्या नहीं पता? मुझे नीति आयोग नहीं पता। मिल तो गए कितने टॉपिक्स नहीं पता। फोकस करो, पढ़ो फिर से, और इसी पे फिर रिकॉल टेक्निक लगाओ। पढ़ो, रिकॉल करो, रिवाइज करो, पढ़ो, रिकॉल करो, रिवाइज करो। ये आपकी वीकनेस है, ये समझो। जब आप इस वीकनेस को जानोगे, उसके बाद देखना आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। इसीलिए टेस्ट को अटेम्प्ट करना, और अटेम्प्ट करके वो पेज जो है टेस्ट का उसको संभाल के रखना, इतना ही नहीं करना है। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना, रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन, लिखना व्हाट आई नो एंड व्हाट आई डोंट नो। ये होता है टेस्ट का फायदा। हम टेस्ट का सिर्फ इतना फायदा उठाते, हमारे लिए टेस्ट क्या है? सिर्फ प्रैक्टिस, क्योंकि हमको वहां जाके टेस्ट देना है, इसलिए हम उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं है टेस्ट, सिर्फ टेस्ट आपके एनालिसिस, खुद का एनालिसिस करने की एक बहुत बड़ा तरीका है, जिससे आप खुद को जान पाओगे। याद रखो, टेस्ट का इस्तेमाल ऐसे करो। और ये 6 टेक्निक्स आपने अपना ली, उसके बाद अगर आप में से किसी को भी चीजें याद फिर भी नहीं रह रही है, तो उसके ऊपर अपन अलग से रिसर्च करेंगे, एक उसी व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि ये टेक्निक्स अपनाने के बाद सभी लोगों को याद रहा है सब कुछ। और अगर आप में से कोई निकलता है तो फिर आप मुझे बताना कि ये सब किया हमने 6 टेक्निक्स अपनाई, फिर भी मुझे याद नहीं रह रहा। बट याद रखना, अपनाते हो गलतियां नहीं करना और आलस नहीं करना। जब याद रखना, जिस दिन आपको आलस आने लग गए, जिस दिन से, उस दिन से आपका ग्राफ डाउन हो रहा है। आपको खुद को समझना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। आपको क्या आता है ये तो भी पता है क्या हमको? ये जानना पड़ेगा, मेरी कमजोरी, मेरे स्ट्रेंथ क्या है ना? तभी आप ऊपर जा सकते हो। अभी से माइंड में रख लो, मैं आज से ये 6 चीजें अपनाऊंगा, और उसके बाद मैं खुद में चेंज देखूंगा। देखो खुद में चेंज को फील करके देखो, और फिर देखो आप कितने मोटिवेट रहते हो। मोटिवेशन बाहर से नहीं, मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए, जोर से एकदम, कि भाई मुझे आ क्यों नहीं रहा है। चैलेंज, आपको एग्जाम चैलेंज कर रही है। क्वेश्चन क्या है पता है? क्वेश्चन यानी आपके लिए चैलेंज है, और अगर आप उसको हरा नहीं पा रहे हो और आपको वो हरा रहा है, इसका मतलब आप उससे कमजोर हो। आप उसको हरा के दिखाओ। जो व्यक्ति आपको पेपर दे रहा है वो आपको चैलेंज कर रहा है, लेके दिखा मार्क। मैंने आपको पेपर दिया है, मैंने आपको चैलेंज किया था कि आप मुझे मार्क्स लेके दिखा दो, आप में दम है तो। और दम ऐसे ही नहीं बनता है भाई, दम बनाना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है? आज आपके हाथ में एक बैट दे दी और आपको स्टेडियम पे खड़ा कर दिया और बोला मार छक्के, 10-12 छक्के तो आज लगने चाहिए, लगे एक भी नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पहले तो सीखना पड़ेगा कि बैटिंग कैसे करते हैं, फिर सीखना पड़ेगा कि स्टेडियम में बैटिंग कैसे करते हैं, और कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस, विराट कोहली जब बैट से मारेगा कॉन्फिडेंस के साथ मारता है, उसको तो उसका हाथ कांपते थोड़ी है मारते वक्त। बॉल आया सीधा लेग लगा देगा तो 6 सीधा। कॉन्फिडेंस है, क्योंकि नॉलेज है कि बैटिंग कैसे करते हैं। आने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो याद रखना, कॉन्फिडेंस लाना है तो नॉलेज लाओ। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इंडिया की कैपिटल क्या है? थोड़ा तो भी आपके अंदर ऐसा डर था क्या बोलते वक्त? एकदम कॉन्फिडेंस ने बोला। इतना कॉन्फिडेंस क्यों आया था? क्योंकि आपको नॉलेज है कि इंडिया की कैपिटल क्या है। अगर मैं आपको पूछूं कि नेदरलैंड्स की कैपिटल क्या है, फिर अगर आप गेस भी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा डर डर के धीरे आवाज में बोलोगे। या फिर अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, बोले पोर्ट ब्लेयर, तो समझ जाना कि नॉलेज अपडेट नहीं है। पोर्ट ब्लेयर इज नॉट कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, गया जमाना है ना, विजयपुर। यानी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको ये पता है कि नाम बदल चुका है पोर्ट ब्लेयर का। तो ये कॉन्फिडेंस बनाने के लिए नॉलेज लाओ, है ना।
तो फिर आखिरी आपको जो मैंने ये टेक्निक बताई, तो इसको सेशन को खत्म करते वक्त आपको करने से पहले आपको ये बता देता हूँ। देखो, सेशन खत्म किया नहीं है मैंने हाउ टू रिवाइज वाला, ये सिर्फ मैंने बोला है आपको। अभी सिर्फ ये कम्युनिकेशन एक साइड से था, मैं चाहता हूं ये कम्युनिकेशन दोनों साइड से हो, इसीलिए मैंने आपको ये बोला है। आपको एक ये दे रहा हूं मैं अपॉर्चुनिटी कि आपको आज बैठ के सोचिए आपको रिवीजन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स जा रहे हैं वो मुझे प्रॉब्लम्स आप भेजिए, और अगला जो सेशन लूंगा वो डाउट सॉल्विंग वाला लूंगा। वो ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा, 15 मिनट्स का डाउट सॉल्विंग सेशन लूंगा, एक साथ पूरे डाउट नहीं लूंगा। 15 मिनट्स पहले जिनके डाउट आएंगे उनके पहले डाउट सॉल्व किए जाएंगे, दूसरे तीसरे ऐसे एक एक पार्ट में आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी हो, मुझे बताओ, और हम डाउट सॉल्विंग सेशन के थ्रू आपके डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया ये सेशन में बने रहने के लिए। इसी तरह हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद।